हेलो फ्रेंड्स, बाय अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई और सेहत का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे होंगे। नई साल की शुरुआत हो रही है। हैप्पी न्यू ईयर सभी लोगों को। और हमारी ये पहली वीडियो है नई साल पे, तो आशा करता हूं कि आप लोग नई साल को नई उमंग के साथ शुरुआत कर रहे होंगे और अपनी पढ़ाई को, अपने एम को एक लेकर चल रहे होंगे। अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए जो भी आपको करना हो रहा होगा वो सब काम आप कर रहे होंगे और भटक नहीं रहे होंगे। और कुछ क्वेश्चंस थे जो आपके, वो आज की वीडियो में हम देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चंस थे जो आपको प्रॉब्लम दे रहे हैं, क्या क्या आपको करना चाहिए और किस तरह से चीजें लेकर चलनी चाहिए। तो Q&A सेशन है हमारा, जिसमें हम आपके सारे क्वेश्चंस के डाउट क्लियर करेंगे। पढ़ाई के बारे में बात नहीं होगी, पढ़ाई कैसे करनी है, किस तरह के आपके डाउट है उसके बारे में बात होगी। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम कौन कौन से क्वेश्चंस थे। तो पहला क्वेश्चन जो हमें दिखाई दिया, देखिए मैं अरेंज करके बता रहा हूं आपको कि किस तरह से आपने क्वेश्चंस पूछे, तो उसमें से 4 क्वेश्चन मैंने निकाले जो मेजर टॉपिक है। बाकी का जो क्वेश्चन है वो बाद में मैं बताऊंगा। तो पहला क्वेश्चन है आपको एग्जाम डेट को लेके। तो एग्जाम डेट को लेके इसलिए क्वेश्चन आ रहा है क्योंकि बहुत टाइम हो गया, लगभग 1 साल होने वाली है और अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है। तो क्या हो सकता है, किस तरह से एग्जाम होगा, कब एग्जाम होगा, ये आपके दिमाग में आ रही हैं बातें। बहुत से लोग हैं यूट्यूब पर जो वीडियो बना रहे हैं एग्जाम डेट को लेके, इसलिए आपके दिमाग में क्वेश्चन बनता है कि आखिर एग्जाम डेट क्या हो सकती है। तो हम पहले तो इस पे बात करेंगे। दूसरा आपका डाउट है कि कट ऑफ क्या रहने वाली है। अब कट ऑफ क्यों दिमाग में आ रही है, इसलिए आ रही है क्योंकि देखिए 1 साल हो गई है, लोग पढ़ रहे हैं, तो हो सकता है कट ऑफ ज्यादा जाए, कम जाए, किस तरह की रहेगी, सिलेबस आ गया है तो कट ऑफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इस तरह की चीजें भी आपके दिमाग में आ रही होंगी, इसलिए ये क्वेश्चन आपने पूछा होगा। तीसरा है आपका सोर्स को लेके। तो सोर्स में क्या करना है, किस तरह के सोर्सेस रखने हैं। अब ये आपके पार्ट ए और पार्ट बी दोनों में ही आपको प्रॉब्लम आ रही है। जैसे कोई कह रहे हैं हमें मैथ सॉल्व नहीं हो पा रहा है, कोई कह रहा है हमारे जीएस में क्वेश्चन सही नहीं बन पा रहे हैं, तो उनके लिए पार्ट ए। पार्ट बी में कुछ क्वेश्चंस आपके गलत हो रहे हैं, तो उसका भी सोर्स आपके दिमाग में आ रहा होगा, तो दोनों को ही लेकर चलेंगे। और चौथा है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट क्यों दिमाग में आ रहा है, ऐसा है क्या कि अभी आप तैयारी कर रहे हैं उसके बीच में टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं, या फिर एग्जाम के टाइम पे जो टाइम ड्यूरेशन आपकी दी होती है उसमें आपको प्रॉब्लम आ रही है। तो हम दोनों के ही बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो टाइम मैनेजमेंट, ये 4 मैंने निकाले हैं क्वेश्चंस आपके, जो आपके लिए बहुत ज्यादा सही रहेंगे कि इनके आंसर्स आपको पता होने चाहिए। एक एक करके हम बात करेंगे कि क्या है हमारे हिसाब से। पहला, अगर हम एग्जाम डेट के लेके बात करें, एग्जाम की डेट आपके दिमाग में इसलिए आ रही है क्योंकि फरवरी में आपके एग्जाम फॉर्म फिल किए गए थे लेकिन अभी तक एग्जाम नहीं हुए हैं। तो मैंने आपको बताया है, शुरू से ही मैं आपको बता रहा हूं कि एग्जाम डेट हम ये क्लियर नहीं कर सकते कि कब एग्जाम होगा, लेकिन हम ये क्लियर जरूर कर सकते हैं कि कब हमारा एग्जाम नहीं होगा। जैसा कि मैंने बताया, अभी दिल्ली में इलेक्शन होने वाले हैं, फरवरी 2025 में उनके इलेक्शन हो सकते हैं, तो फरवरी 2025 में तो इलेक्शन ही होंगे। इलेक्शन के बाद क्या होगा, मान लीजिए कि फरवरी के बाद आपके एग्जाम शुरू होते हैं, तो मार्च में एग्जाम शुरू होंगे। और मार्च में अगर एग्जाम शुरू होंगे तो किनके एग्जाम होंगे, वो होंगे पीजीटी वालों के। ठीक है, क्योंकि पीजीटी का पहले फॉर्म फिल किया गया था, तो पीजीटी वालों के पहले एग्जाम होंगे और उसके बाद टीजीटी का कहीं जाके आएगा। तो हमें यह क्लियर है कि 31 मार्च से पहले आपका एग्जाम नहीं होगा। क्लियर है ना, 31 मार्च से पहले नहीं होगा। तो एग्जाम कब हो सकता है, एग्जाम की आप डेट मान के चलिए अप्रैल में आपका एग्जाम होगा। ठीक है, कैसे, अब क्या अप्रैल में होना जरूरी है, नहीं, अप्रैल में भी नहीं हो सकता है, लेकिन हम एक डेट बना रहे हैं कि अप्रैल में आपका एग्जाम हो सकता है। संभावना कहां है, अप्रैल में है। अब बहुत से टीचर्स हैं जो क्या कर रहे हैं, यूट्यूब पर आपकी वीडियो आ रही है कि मई में, जून में एग्जाम होगा, तो आपने टीचर्स का नाम भी लिया जो टेलीग्राम चैनल पर, मेरा कोई उनसे कोई संबंध नहीं है। ठीक है, मैं बस बता रहा हूं कि जब मेरा उद्देश्य ये है नो मोर पेड कोर्स, ठीक है, तो उसमें मैं क्या कर रहा हूं कि आपको पेड कोर्स नहीं देना। अगर मुझे भी पेड कोर्स बेचना होता तो मैं क्या करता, स्ट्रेटजी समझिए आप, कि मुझे एक पेड कोर्स देना है, अभी आप कब उस कोर्स को खरीदेंगे, तब खरीदेंगे जब मैं ये बताऊंगा कि एग्जाम की ये डेट है, इस डेट से पहले जो टाइम ड्यूरेशन है वो टाइम ड्यूरेशन फिक्स है और इसमें आपकी तैयारी पूरी
करनी है। और वो तैयारी आप पूरी तब कर पाओगे जब आपके पास कोई एक ऑथेंटिक सोर्स हो। अगर आपके पास सोर्स नहीं है तो फिर एग्जाम की डेट क्लियर नहीं होगी। हमारे पास ज्यादा समय होना चाहिए। तो वो क्या करते हैं कि 3 महीने हैं एग्जाम के, उन्होंने एकदम डिसाइड कर लिया 3 महीने हैं एग्जाम के और हमारे कोर्स का ड्यूरेशन कितना है, 3 महीने है। आप हमारा कोर्स खरीद लीजिए, जिससे आपका जो चौथे महीने में एग्जाम होने वाला है वो आपका क्लियर हो जाएगा। आप घबराएंगे और कोर्स खरीद लेंगे। लेकिन अगर आपको पहले से ही पता हो कि एग्जाम की डेट ये नहीं है, क्या उन्होंने ऐसा पहली बार ही बताया है कि जून में एग्जाम होने वाला है? नहीं, उन्होंने, मैं बता रहा हूं आपको, सबसे पहले बात हुई थी एग्जाम की, एग्जाम डेट को लेकर ही मैं बात कर रहा हूं। सबसे पहले एग्जाम की बात हुई थी तो इन्होंने कहा कि मई में एग्जाम क्लियर हो जाएगा। मई नहीं तो जून में तो एग्जाम क्लियर हो ही जाएगा। 2024 की बात कर रहा हूं, जून 2024 में बात हो गई थी कि क्लियर हो जाएगा, आपका एग्जाम हो जाएगा। उसके बाद इन्होंने बोला कि सितंबर में एग्जाम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मैं सबकी ही बात कर रहा हूं, जितने भी यूट्यूब पर हैं उन सभी की बात कर रहा हूं। उन्होंने बोला कि सितंबर 2024 में एग्जाम हो जाएगा और हमने एक कोर्स लॉन्च किया है, उस कोर्स को परचेज कीजिए। बहुत से कोर्स थे, 8,000 के कोर्स मिल रहे थे, 2-2 हजार में आपके कोर्स मिलना शुरू हो गए कि खरीद लीजिए। फिर उसके बाद इन्होंने निकाला कि हमारी सैलरी है, एनिवर्सरी है हमारी, इसकी वजह से हम 2,000 कर रहे हैं और आपका एग्जाम कब हो जाएगा, नवंबर में एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, फिर नवंबर दिसंबर में एग्जाम नहीं हुए तो इन्होंने बोला कि अप्रैल में एग्जाम हो जाएगा। अब अप्रैल में अभी नहीं हो रहा है तो ये बोल रहे हैं जून में एग्जाम हो जाएगा। ये बात वो किसी भी सोर्स को लेकर नहीं करते हैं। इसलिए मैं कहता हूं किसी भी यूट्यूबर पर आप तब भरोसा करें जब वो एक आपको गवर्नमेंट का एक पेपर दिखा दे कि देखिए गवर्नमेंट ने कहा है कि इस डेट को एग्जाम होगा। क्या गवर्नमेंट ने कभी कहा है? क्या DSSB ने भी कभी कहा है कि आपका एग्जाम कब होगा? DSSB की ओर से कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है जिसमें एग्जाम की डेट के बारे में बात की गई हो। इस वजह से उन पर भरोसा मत करिए। आपकी डेट आएगी वो आपको क्लियर है कि 1 महीने पहले तो आपको पता चल जाएगी कि एग्जाम की डेट कब है। उससे पहले आपको यह भी पता है कि अप्रैल तक एग्जाम नहीं होगा, मतलब मार्च तक एग्जाम नहीं होगा, तो आप क्या करिए कि मार्च तक अपना सिलेबस कंप्लीट करके रखिए। 31 मार्च तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। उसके बाद अप्रैल में कहीं जाके आपके पास नोटिफिकेशन आएगा जिसमें बोला जाएगा 1 महीने बाद आपका एग्जाम होगा, तब आपका एग्जाम हो जाएगा, उसमें आप रिवीजन करिए। और अगर अप्रैल में भी नहीं होता है एग्जाम, मैं कह रहा हूं अप्रैल में भी नहीं हो रहा, मई में भी नहीं हो रहा और उनकी बात मान लेते हैं जून में एग्जाम होता है, तो भाई आपको रिवीजन के लिए भी तो टाइम चाहिए। इसलिए आप तैयारी करते रहिए और बहुत समय है, अभी बहुत ज्यादा समय है, 120 दिन भी बहुत ज्यादा होते हैं। अगर कोई नया बच्चा आज से तैयारी करना शुरू करता है 120 दिन में वो इतनी तैयारी कर लेगा कि उसके 120 नंबर तो आ ही जाएंगे और थोड़ा बहुत पहले से ही उसे ज्ञान होगा, उसने 20 नंबर और कर लिए तो 140 नंबर कट ऑफ के पार वो चला जाएगा। समझ में आया कि किस तरह से तैयारी करनी है? एग्जाम को डेट को लेके कभी घबराना नहीं है। और आज के बाद कोई भी अगर मुझसे जुड़े हुए हो, हमारी यूट्यूब फैमिली क्या करेगी, किसी भी नोटिफिकेशन को नहीं देखेगी, किसी भी वीडियो को सर्च नहीं करेगी कि एग्जाम की डेट कब है। कब तक? 31 मार्च तक। 31 मार्च के बाद ही आप देखेंगे कि अब एग्जाम हमारा कब होगा, जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाता है। क्लियर है? आज के बाद कोई भी इस चीज में नहीं आएगा। दूसरी हम बात करते हैं कट ऑफ की। एग्जाम डेट क्लियर हो गया है, दूसरी कट ऑफ की हम बात करते हैं। कट ऑफ क्या है? कट ऑफ के दिमाग में, आपके दिमाग में क्यों आ रही है कट ऑफ? देखिए, एक तो एग्जाम की डेट बढ़ी है, इसके दो कारण है। पहला कारण तो यह है कि पहली बार DSSB ने सिलेबस दिया है। ठीक है, सिलेबस दिया। और दूसरा, टाइम बहुत ज्यादा मिला है इस बार किसी भी एग्जाम को लेकर, आपको टाइम बहुत ज्यादा मिला है, इस वजह से आपको लग रहा है कि कट ऑफ ज्यादा जाएगी। अब देखिए यहां पर टाइम और सिलेबस का किस तरह से प्रभाव पड़ेगा। पहली बात हम करते हैं सिलेबस की। अगर कट ऑफ हम मान के चलें, पिछली कट ऑफ हमारी कितनी जा रही है? 120 से 130 जा रही है हमारी कट ऑफ। ठीक है, 120 से 130 के बीच में ही हमारी कट ऑफ रह रही है। अगर हम 2021 की बात कर रहे हैं तो अब सिलेबस आने से क्या प्रभाव पड़ेगा? 20 नंबर का आपका प्रभाव पड़ेगा। 20 नंबर कट ऑफ ज्यादा जा सकती है सिलेबस आने से। क्यों? क्योंकि पहले तो कुछ भी पढ़ना होता था, पता ही नहीं है क्वेश्चन कहां से आ जाएगा। तो 100 नंबर तो आपके फिक्स थे, पार्ट ए के 100 नंबर फिक्स थे, पार्ट बी के जो 100 नंबर थे वो हमें फिक्स नहीं थे कि क्या पढ़े हम। एंशिएंट भी पढ़ रहे हैं, मिडेबल भी पढ़ रहे हैं, मॉडर्न भी पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं और एग्जाम कहां से आ जाए? वर्ल्ड हिस्ट्री से एग्जाम आ गया।
अब दिक्कत आ रही है कि क्या करें। तो इस वजह से क्या हो रहा था कि आपकी कट ऑफ कम जा रही थी, लेकिन जब एक सिलेबस दे दिया जाता है तो अब आपको क्लियर है कि आपको पढ़ना क्या है और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है, जिससे आपको दिक्कत ना हो। तो आपके 20 नंबर बढ़ जाएंगे केवल और केवल सिलेबस डिफाइन करने की वजह से। तो अब आपकी कट ऑफ क्या हो सकती है, केवल सिलेबस की वजह से 140 से 150 के बीच में कट ऑफ रहेगी। ये मैं आपको क्लियर बता रहा हूं कि अगर आपके 140 प्लस नंबर है तो आप कट ऑफ के अंदर आएंगे। अब कह रहे हैं कि सर फिर टाइम भी तो बहुत ज्यादा हो गया है, बहुत से बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, वो अभी से पढ़ रहे होंगे, वो कब से पढ़ रहे हैं, 1 साल हो गया उन्हें पढ़ते पढ़ते, तो उनका ज्यादा तैयार हो गया होगा। तो क्या उनके वजह से ऐसा हो सकता है कि कट ऑफ 150 से भी ऊपर चली जाए? नहीं। क्या होता है, जब टाइम ज्यादा होता है तो दो प्रभाव पड़ते हैं आप पर। आपने खुद नोटिस किया होगा कि आपको एक बार तो ये बोला कि जून 2024 में एग्जाम होगा, तो आपने क्या किया, अप्रैल से पढ़ाई करनी शुरू करी। अप्रैल, मई, जून 3 महीने आपने डट के पढ़ाई करी, ठीक है। और पता चला कि जून में एग्जाम नहीं हुआ। अब दो तरह के यहां लोग होंगे, दो विंग में बढ़ जाएंगे। एक तो वो होंगे जिनकी तैयारी अभी थोड़ी सी रह गई होगी, मतलब उन्होंने हिस्ट्री और ज्योग्राफी पढ़ लिया, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा, तो वो क्या करेंगे, वो पढ़ाई को छोड़ देंगे। उन्हें पता ही नहीं है कि एग्जाम कब होगा। किसी ने बोल दिया कि अक्टूबर में एग्जाम होगा, कि अरे अभी तो बहुत टाइम है, आप छोड़ते हैं, पढ़ाई समझ में ही नहीं आ रहा क्या होगा, ठीक है। दूसरे तरह के वो लोग होंगे जो अपनी पढ़ाई को साथ में लेकर चल रहे होंगे और रिवीजन कर रहे होंगे। अब ये लोग कितने होते हैं, ये लोग मुश्किल से 10% होते हैं, ठीक है। 10% लोग होंगे जो आपकी पढ़ाई में लगातार अपनी एक्टिविटी दिखा रहे हैं और अपनी पढ़ाई को लगातार लेकर चल रहे हैं। जो बाकी के लोग होंगे 90% लोग, वो यहीं रुक गए, ठीक। अब क्या होगा, इसके बाद अक्टूबर के बाद फिर से एग्जाम और लेट हुआ, एग्जाम लेट हुआ, तो इसमें जो 10% जो लोग थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने और एग्जाम देना शुरू किए। कई एग्जाम होते हैं, जैसे अगर DSSB की तैयारी कर रहे हैं आप, तो और भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, तो उसके साथ साथ क्या होगा, उनका सिलेक्शन भी हो जाएगा। या फिर वो विंग से भटक जाएंगे कि उन्होंने BPSC की तैयारी करना शुरू कर दी, तो BPSC में लग गए, RPSC में लग गए, ठीक है, इन एग्जाम में लग गए। जब इन एग्जाम में लगे तो ये जो 10% लोग थे, इसमें से मैं बता रहा हूं कि केवल 20% लोग हैं जो अभी भी DSSB की तैयारी कर रहे हैं और TGT SST की तैयारी कर रहे हैं। बाकी के सभी जो लोग थे 80%, इन 10% में जो 80% लोग थे वो किसी और एग्जाम में चले गए। समझ में आया? तो अब कितने बचे, 20% लोग बचे 10% के भी। अब आपके मैथ का सवाल है कि अगर यहां पर 100 लोग काम कर रहे थे, 100 लोग पढ़ाई करना शुरू किए, तो कितने लोग यहां पर बचे, ठीक है। 10 लोगों के 20%, मतलब 2 लोग केवल बचे यहां पर जो अभी भी DSSB की तैयारी कर रहे हैं। तो 2% लोग हैं केवल जो अभी तैयारी कर रहे हैं। तो टाइम का ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। अब उनकी कट ऑफ से ऊपर नंबर आ भी जाए तो क्या ही फर्क पड़ेगा, लेकिन आपको कट ऑफ क्या करना होता है, कट ऑफ क्या होता है, सबसे निचला स्तर, कि सभी लोग जो भी सिलेक्ट हुए हैं उनकी सबसे नीचे कट ऑफ कौन सी थी, वो 140 प्लस है, तो 140 प्लस में आपका नंबर आ जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन, कि ये तो हो गया हमारा होल सिलेबस का, कि 200 में से आपको 140 प्लस नंबर लेकर आने हैं। लेकिन क्या हम 140 ही लेकर चलेंगे? हम अपने घर पे हैं और घर पे तैयारी कर रहे हैं, तो हम क्या सोचेंगे, हम ये सोचेंगे 140 प्लस नंबर लाने हैं, तो हम सोचेंगे 150 नंबर हमारे घर पे आने चाहिए। जब हमारे 150 नंबर घर पे आएंगे तब ही हम एग्जाम में 140 नंबर ला पाएंगे। तो हमारा पार्ट ए और पार्ट बी में अलग अलग कितना होना चाहिए, 75 मार्क्स आप जोड़कर चलिए, क्योंकि 75 से आप ज्यादा नहीं ला सकते। कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा पारंगत होते हैं, SSC की तैयारी कर रहे हैं, MTS की तैयारी कर रहे हैं, तो उनका मैथ्स और रीजनिंग बहुत हाई लेवल का होगा, उनकी इंग्लिश बहुत हाई लेवल की होगी, तो वो क्या करेंगे, 80 प्लस मार्क्स यहां पर ले आएंगे, ठीक है। लेकिन यहां पर उनके कम हो जाएंगे, GS में उनके कम हो जाएंगे, क्योंकि GS में जो GS वहां आती है वो GS यहां नहीं आती है। आपने देखा होगा सिलेबस, आपको मैं पॉलिटी का ही बता रहा हूं कि पॉलिटी में उन्होंने क्या किया, संविधान पूरा रट लिया। संविधान पूरे रटने से क्या आपके क्वेश्चन हो जाएंगे, लोकतांत्रिक अधिकार के क्वेश्चन हो जाएंगे? नहीं होंगे ना। इसलिए मैं कहता हूं कि वहां पर आपके मार्क्स कम हो जाएंगे। तो आपको 150 ही नंबर लेकर आने हैं और 75-75 का टारगेट बना के रखना है, ठीक है। इसमें मैथ्स, हिंदी, रीजनिंग, इंग्लिश और GS में आपके 75 मार्क्स रहने चाहिए, और 75 मार्क्स ही रहने चाहिए आपके पूरे 100 में से, ठीक है। जिसमें मैं टीचिंग मेथोडोलॉजी को भी इसमें ऐड कर रहा हूं, तो 100 में से 75 नंबर होने चाहिए, तब आपके 150 आ जाएंगे।
इस तरह से तैयारी करिए कि आपका पार्ट ए और पार्ट बी दोनों ही बराबर रहे। ऐसा नहीं है कि आप एक पर फोकस करें दूसरे पर फोकस करें ही ना, पार्ट बी पर ही फोकस करते जा रहे हैं, पार्ट ए पर फोकस नहीं कर रहे हैं। और उसके लिए क्या करना होगा वो मैं तीसरे क्वेश्चन में बताऊंगा। ये पता चल गया कि कट ऑफ में कितना रह सकता है। कट ऑफ मेरे हिसाब से आपकी 140 प्लस ही रहेगी, तो 140 से ऊपर नहीं जाना है आपको, ये तैयारी रखनी है, ठीक है। लेकिन हाँ, आपको 150 की मेहनत करनी है घर पर। समझ में आया? तो अब बात करते हैं हम तीसरा सोर्स की। सोर्स क्या है पार्ट ए और पार्ट बी का। जैसे आज ही एक मैसेज आया जिनमें बताया उन्होंने कि मैथ्स में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। एक है हमारे भाई, तो उन्होंने बोला कि मैथ्स में प्रॉब्लम आ रही है, और उससे पहले बहुत से लोग हैं जो जिन्होंने किया है, मैसेज किया है कि हमें मैथ्स में प्रॉब्लम आ रही है। तो उनके लिए मैं बता रहा हूं कि अगर मैथ्स में प्रॉब्लम आ रही है तो मैं क्या करूंगा, मैथ्स की क्लासेस आपकी शुरू करूंगा, पीवाईक्यू के थ्रू शुरू करूंगा, और इस तरह का होगा कि हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। जैसे हमारी जीएस की क्लासेस चलती है ना, वैसे ही हमारी मैथ्स की क्लासेस चलेंगी, उसमें हम टॉपिक वाइज लेकर चलेंगे। टॉपिक वाइज में क्या प्रॉब्लम होती है वो मैं आपको टाइम मैनेजमेंट में बताऊंगा, कि आपके मार्क्स कैसे इंक्रीज हो सकते हैं वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। तो मैथ्स की क्लासेस में स्टार्ट कर दूंगा, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि मैथ्स में आपको प्रॉब्लम आ रही है। मैथ्स और रीजनिंग हम स्टार्ट करेंगे। अब क्या होता है कि देखिए, मैं अभी जीएस पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो अभी हमारा पॉलिटी का ही थोड़ा बचा हुआ है, मैंने भी 14 दिन का गैप ले लिया, आपको भी समझ में आ रहा होगा, और बहुत टाइम है। लेकिन ऐसा होता है कि आपको थोड़ा सा गैप की जरूरत होती है, थोड़ी सी गैप आप भी लिया करिए, 5-7 दिन का गैप ले लीजिए, जिससे क्या होगा कि आप पढ़ाई फिर से स्टार्ट करेंगे ना, तो फिर से जब स्टार्ट करते हैं तो रीस्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब आपके दिमाग में और चीजें नहीं रहेंगी। लेकिन अगर आपने 1 दिन का गैप ले लिया, 2 दिन का गैप ले लिया, और उसके बाद फिर से पढ़ाई शुरू हुई, फिर 2 दिन का गैप ले लिया, तो अब आपका गैप बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर आपने एक साथ बहुत सारा गैप ले लिया, जैसे 7 दिन का, 8 दिन का गैप ले लिया, उसके बाद आप पढ़ाई करेंगे तो रीस्टार्ट हो जाएगा। तो हमेशा गैप इसी तरीके से लिया करिए, ठीक है। अब बात करते हैं पहला जो हमने बात किया सोर्स का। तो सोर्स में मैं बताऊं, अगर पार्ट ए की मैं बात करूं, तो पार्ट ए का सोर्स मैं पहले ही बता चुका हूं कि आपको क्या करना है। पहले उसमें अगर हम जीएस की बात करें, तो जीएस के लिए आप केवल मेरी वीडियो देखिए, ठीक है। केवल मेरी वीडियो देखिए, इसमें आपका जीएस का पोर्शन कवर हो जाएगा, करंट छोड़कर। करंट के लिए आपको मैं बताऊंगा, 1 जनवरी से आप करंट पढ़ना शुरू करिए, थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू करिए, क्योंकि क्या होता है कि 5 से 6 नंबर की करंट आती है, ठीक है। 5 से 6 नंबर की करंट आती है, वो आपको ध्यान रखना है। बाकी के 14-15 नंबर की जो जीएस होती है, वो मेरी वीडियो फॉलो करिए, जिसमें मैं क्या कर रहा हूं कि DSSB के पुराने जितने भी पेपर हैं, उन सारे पेपर्स को मैं आपको करा रहा हूं, ठीक है। और अब आपको पीडीएफ में मिलेगी, 20 क्वेश्चन की एक पीडीएफ में बना के देना शुरू कर दूंगा, जिससे आपको दिक्कत भी नहीं होगी, ठीक है। तो जीएस का आपको समझ में आ गया, क्या करना है, केवल मेरी वीडियो को फॉलो करना है, और करंट आपको बाहर से पढ़नी है। दूसरा अगर मैं बताऊं मैथ्स का, तो मैथ्स में जिन्हें प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, मैंने पहले भी बताया था कि राकेश यादव सर की एक बुक है एसएससी वाली, तो उस बुक को लेकर आइए, और अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो मैंने सिलेबस बताया था ना, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज पढ़ना शुरू करना है। लेकिन जिनको प्रॉब्लम आ रही है वो मेरी क्लासेस देखेंगे और फिर उस क्वेश्चन को करेंगे। अब समझ में आया? कहीं ऐसा ना हो कि मैं आज परसेंटेज करा रहा हूं और आपने मेरी ही क्लासेस देखी, 20 क्वेश्चन मैंने परसेंटेज के कराए, आपने 20 क्वेश्चन ही किए, खत्म कर दिया। नहीं, आपको फिर भी राकेश यादव की बुक से वो वाली सारी जो क्वेश्चंस है, वो सारे क्वेश्चंस करने हैं। पीवाईक्यूज की मैं दूंगा पीडीएफ आपको, वो भी आपको करनी है। जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो सारे आपको लगाने हैं, तभी आपका मैथ स्ट्रांग होगा। उसमें मैं बताऊंगा कि टाइम मैनेजमेंट में क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि मैथ का क्वेश्चन आप एक करने बैठ रहे हैं, 2 मिनट आपको मैथ का क्वेश्चन करने में लग रही है, जबकि एग्जाम में केवल 2 घंटे हैं 100 क्वेश्चन करने के लिए। इसलिए आपको प्रैक्टिस इतनी ज्यादा करनी है कि आपको कैलकुलेशन में दिक्कत ना हो, कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाए आपकी। तीसरा, अगर सी पॉइंट की बात करें हम, तो इसमें क्या है, हमारा रीजनिंग है। तो रीजनिंग के लिए मैंने पहले ही आपको बताया था कि रीजनिंग के लिए क्या करिए, आप पीवाईक्यूज करिए, केवल पीवाईक्यूज करिए। रीजनिंग के लिए कहीं और सोर्स पर जाने की जरूरत नहीं है। बाकी के जो शॉर्ट ट्रिक होते हैं, वो शॉर्ट ट्रिक आप क्या करिए कि यूट्यूब पर कोई भी एक वीडियो देख लीजिए, राकेश यादव सर की वीडियो देख लीजिए या गगन प्रताप सर की वीडियो देख लीजिए, ठीक है। तो उसमें आप क्या करिए कि कोई भी टॉपिक अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो वहां पर देख लीजिए। मैं ये भी नहीं कर रहा हूं कि आप पेड कोर्स लीजिए, पेड कोर्स बिल्कुल भी मत लेना। जहां आपको दिक्कत आ रही है वो मुझे बताइए, वो मैं कराऊंगा। अब तो मैंने सोच लिया ना कि मुझे पार्ट ए भी कराना है, तो पार्ट ए भी मैं कराऊंगा, धीरे धीरे कराऊंगा। देखो मेरी कैपेसिटी भी है, उस हिसाब से मैं कराऊंगा। तो रीजनिंग में अगर प्रॉब्लम आ रही है तो अभी वीडियो देखना शुरू कीजिए, और बाकी का मैं भी पढ़ाऊंगा तो मैं भी करा दूंगा, ठीक है। तो अभी यहां पर नहीं भागना है। मैथ्स के लिए राकेश यादव सर की बुक लेनी है, जीएस के लिए मेरी वीडियो चल रही है। अगर आप हिंदी की बात करें, ठीक है, डी पॉइंट, अगर आप हिंदी की बात करें तो हिंदी आप पीवाईक्यूज करिए, और जो मैंने पीडीएफ आपको भेजी है वो पीडीएफ आप पूरी पढ़ लीजिए।
बाकी की आप लूसेंट को भी फॉलो करिए, ठीक है। लूसेंट में जो जो आपके टॉपिक है वो आप देखिए और उसमें करिए। अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में क्या है, मैंने नीतू मैम बताई थी और नीतू मैम को ही फॉलो करना है। नीतू मैम की जो बुक है जो वॉल्यूम 2 उस को ले आइए। अब इंग्लिश में भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो डिफाइन है, जैसे कि आपको पता है कि एक्टिव पैसिव आना ही है, वॉइस आएगा ही आएगा, ठीक है। दूसरा टॉपिक अगर हम बात करें क्वेश्चन टैग का, क्वेश्चन टैग आएगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आएगा और उसके साथ साथ एक पैराग्राफ आएगा, 5 क्वेश्चन का पैराग्राफ आएगा ही आएगा। ये क्लियर है ना। तो कुछ क्वेश्चन है जो आपके क्लियर है, प्रीपोजिशन आपका क्लियर है, ठीक है, उसके साथ साथ एडजेक्टिव आपका क्लियर है, ये क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। तो इससे आपके 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो क्लियर हैं कि ये पूछे जाएंगे। इन टॉपिक में से 8 से 9 टॉपिक में से ही आपके 12 क्वेश्चन हो जा रहे हैं, तो आपको उन पर ज्यादा फोकस करना है। इंग्लिश जिनकी बहुत ज्यादा कमजोर है तो उन पर फोकस करेंगे। समझ में आया कि पार्ट ए में आपको क्या करना है, कौन कौन से सोर्स फॉलो करने हैं, इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है। क्यों? क्योंकि अगर आप क्वेश्चंस ज्यादा लगाएंगे, प्रैक्टिस ज्यादा करेंगे, तो आपके नंबर अपने आप ही बढ़ जाएंगे। लेकिन उन्हें क्वेश्चन को करने के भी तरीके होते हैं, वो मैं आगे बताऊंगा कि क्वेश्चन कैसे करना है जिससे इंक्रीज हो जाए आपके मार्क्स, ठीक है। अगर आप सोर्स ज्यादा फॉलो करेंगे, एक पॉइंट याद रखें बस, सोर्स ज्यादा फॉलो करेंगे तो आपके मार्क्स कम होंगे, और सोर्स कम फॉलो करके केवल अपने एक टॉपिक पर ध्यान देंगे। जैसे आपने एक टॉपिक, मैं बता रहा हूं, अगर आपने परसेंटेज का ही एक टॉपिक मान लीजिए, परसेंटेज का एक टॉपिक राकेश यादव सर की वीडियो से देख लिया, ठीक है। उसके बाद आपने सोचा नहीं हम गगन प्रताप सर की भी वीडियो देख ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद कोई भी और यूट्यूबर है, ठीक है, उसकी वीडियो देख ली आपने, या फिर कोई और एक और आपका पेड कोर्स है, वो पेड कोर्स की देख ली। 4 जगह पर अगर आपने देख ली परसेंटेज, आपके परसेंटेज के क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उन वो 4 लोग 4 ट्रिक बताएंगे, 4 ट्रिक बताएंगे क्वेश्चन करने के। हर एक को मैथ करने का तरीका अलग है, मेरे भी मैथ करने का तरीका बहुत अलग है। जब आप देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि मैं कैसे ही मैथ करता हूं, ठीक है। तो लेकिन क्वेश्चन आपके सही होंगे अगर एक सोर्स को फॉलो करेंगे तो। अगर किसी और को नहीं फॉलो करना है तो मैं कह रहा हूं किसी और को मत फॉलो करना, केवल मुझे फॉलो करना। अगर किसी और को फॉलो कर रहे हो तो मुझे बिल्कुल मत फॉलो करना, क्योंकि सबका तरीका अलग होता है, आपके क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, ठीक है। अगर आपने एक को फॉलो किया तो आपके क्वेश्चन सही होंगे, इसलिए कह रहा हूं सोर्स को ज्यादा फॉलो नहीं करना है। अब बात करते हैं पार्ट बी की। तो पार्ट बी में क्या प्रॉब्लम आ रही है मैं बता रहा हूं। पार्ट बी में अब आपको क्यों सोर्स को लेके प्रॉब्लम आ रही है, जबकि मैं बता चुका हूं आपको कि आपको एनसीईआरटीज पढ़नी है। आपने लगाए होंगे पीवाईक्यूज, अभी जो पेपर चल रहे हैं वो आपने पीवाईक्यूज लगाए होंगे, तब आपको आ रही होगी दिक्कत। जब आपको दिक्कत आ रही होगी कि आपने देखा कि यहां तो क्या है, साइकोलॉजी के भी क्वेश्चंस है, यहां तो सोशियोलॉजी के भी क्वेश्चंस है। अब हम क्या करें भाई, ये तो क्वेश्चन पीवाईक्यूज है, पीवाईक्यू मतलब प्रीवियस ईयर के पेपर है, और प्रीवियस ईयर के पेपर में ये वाले क्वेश्चंस दिए हुए हैं। और जबकि योगी भैया ने तो बताया था कि भाई केवल एनसीईआरटी को फॉलो करना है, और उस एनसीईआरटी में भी जो सिलेबस डिस्कस किया था उसमें ये वाले टॉपिक तो बताए ही नहीं थे। अब क्या करें? तो पहले ही मैंने बताया था कि जो आपके पीवाईक्यूज है, ठीक है, हम अगर कोई भी क्वेश्चन करते हैं, कोई भी पेपर देने वाले होते हैं, तो हम किन चीजों को फॉलो करते हैं? पहला तो हमारा होता है पीवाईक्यूज, दूसरा होता है हमारा सिलेबस, ठीक है। तो सिलेबस और पीवाईक्यूज को देखते हैं। अब दिक्कत क्या हो गई है डी ट्रिपल एस पी के साथ, कि डी ट्रिपल एस पी के पीवाईक्यूज हैं वो तो हैं पुराने, ठीक है, वो पुराने हैं, और सिलेबस कब आया? सिलेबस आया 2024 में। अब हो गई दिक्कत कि सिलेबस बाद में डिफाइन किया गया है, पेपर पहले आ चुके हैं। तो अब क्या जो पेपर आने वाला है वो पीवाईक्यूज के थ्रू आएगा या सिलेबस के थ्रू आएगा? तो आपको भी पता है कि पेपर तो सिलेबस के थ्रू ही बनेगा आपका। सिलेबस आया है नया, तो अब आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चलना है। लेकिन बहुत से लोगों को यह दिक्कत आ रही है कि भाई फिर हमें समझ में ही नहीं आ रहा क्वेश्चन कहां से। तो ये करिए कि आप ये सिलेबस को मैच करिए केवीएस से, ठीक है, प्लस ईएमआरएस से। अब देखिए क्या केवीएस और ईएमआरएस का जो सिलेबस है वो टीटीएसपी के सिलेबस से मैच करता है कि नहीं। मैं कह रहा हूं आपका 100% मैच करेगा। जब 100% मैच कर रहा है तो केवीएस का 2023 में एग्जाम हुआ था, उसके पीवाईक्यूज देखिए, और ईएमआरएस का 2024 में जनवरी में एग्जाम, 2023 में ही हुआ था, इसका भी दिसंबर में हुआ था या जनवरी में हुआ था, मैं भूल रहा हूं, 2023 दिसंबर में ही हुआ था, ठीक है। दिसंबर में जो एग्जाम हुआ था वो देखिए आप ईएमआरएस का, उसके प्रीवियस ईयर के पेपर देखिए। अब आपको क्वेश्चंस मैच करने को मिलेंगे और वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आ रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि सिलेबस के अकॉर्डिंग ही बनेंगे। तो फिर क्या आपके दिमाग में आ रहा है कि भैया ऐसा करें कि हम पीवाईक्यूज छोड़ दें?
नहीं, पीवाईक्यूज नहीं छोड़ने हैं। क्यों नहीं छोड़ने हैं? क्योंकि भाई DSSS भी है, अनएक्सपेक्टेड है, कुछ भी कर सकता है। तो उस जगह पर हम क्या करेंगे कि हम साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, ये वाली एनसीईआरटी नहीं पढ़ेंगे। जो ये वाली एनसीईआरटी है ना, 11 12 वाली जो एनसीईआरटी है, वो एनसीईआरटी हम नहीं पढ़ेंगे। वो एनसीईआरटी की जगह पर हम जो पीवाईक्यूज है, उन पीवाईक्यूज का डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन कोई आया, ठीक है, उस क्वेश्चन से रिलेटेड जितना भी सिलेबस है, उस सिलेबस को पूरा पढ़ लेंगे एक बार। चाहे भले ही हमारी 30 मिनट की एक वीडियो में एक क्वेश्चन ही डिस्कस हो सके, लेकिन हम उसे इस तरह से डिस्कस करेंगे कि उसमें से अगर दोबारा क्वेश्चन आया तो वो क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। और हम सारे पेपर ले लेंगे, प्रीवियस ईयर के सारे पेपर ले लेंगे, 2014 तक के पेपर ले लेंगे, जिससे आपका एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। अब समझ में आया कि क्या करना है। सिलेबस तो आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है, जिसमें आपको मैंने बताया था कि एनसीईआरटी फॉलो करनी है। ठीक है, एनसीईआरटी ही पढ़ रहे हैं हम, लेकिन कुछ टॉपिक हैं जो एनसीईआरटी में नहीं मिले थे, जो अभी सिलेबस के अकॉर्डिंग है। अब केवल मैं उनकी बात कर रहा हूं कि वो टॉपिक भी एनसीईआरटी में नहीं मिले। तब मैंने आपको बताया, जैसे एग्जांपल दूं मैं, नेपाल बोलीविया वाला संघर्ष था जो, ठीक है, तो नेपाल के जो क्वेश्चंस बने, वो क्वेश्चंस आपके नहीं बनने हैं एनसीईआरटी से। फिर मैंने क्या किया, इग्नू को फॉलो किया। ठीक है, इग्नू की जो पीडीएफ थी, वो पीडीएफ मैंने पूरी पढ़ी, और उसमें मैंने देखा कि सारे ही क्वेश्चन जितने भी केवीएस में पूछे गए हैं, जितने भी आपके ईएमआरएस में पूछे गए हैं, सारे क्वेश्चन उसमें बन रहे हैं। तो अब क्या किया मैंने, इग्नू का मैंने पढ़ाया, नेपाल वाली क्लास देखना, और क्लास देखने के बाद क्वेश्चन लगाना कि सारे क्वेश्चन है। तो मैंने वहां से पूरा इग्नू का लिया और इग्नू का आपको पढ़ा दिया। अब आप कहेंगे कि इग्नू क्या हमें पढ़नी है? आप इग्नू मत पढ़िए, इग्नू मैं पढ़ा रहा हूं ना। जितना भी सिलेबस आपका आउट ऑफ सिलेबस है, वो मैं आपको बता रहा हूं कि एनसीईआरटी से जितना भी आउट है, वो मैं इग्नू से करा रहा हूं, पूरा क्लियर कर रहा हूं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए, मैं पीडीएफ भेज भी दूंगा, लेकिन दिक्कत क्या आती है, एक पीडीएफ है 140 पेज की, और जिसे पढ़ने में आपको कम से कम 7 दिन लग जाएंगे, तो क्यों ही उसे आपको पढ़ना है। मैंने आपको 140 पेज की पीडीएफ है, जिसे मैंने पढ़ के निकाल के, उसके केवल 4 पेज थे जो इंपॉर्टेंट थे, वो 4 पेज मैंने पढ़ा दिया आपको। अब क्यों आपको पढ़नी है इग्नू? आप केवल नोट्स पढ़िए, लेकिन हाँ, उस वीडियो के नोट्स आपको जरूर पढ़ने हैं। जैसे नेपाल वाली जो मैंने वीडियो बनाई थी ना, उसके नोट्स आपको जरूर पढ़ने हैं, जिससे आपके क्वेश्चंस वहां से बन जाएंगे। समझ में आया कि क्या फॉलो करना है? एनसीईआरटी फॉलो करनी है, केवल एनसीईआरटी। उसके बाद इग्नू की जो क्लासेस मैं ले रहा हूं, उनकी पीडीएफ को बहुत अच्छे से देखना है। उसके बाद पीवाईक्यूज देखने हैं। पीवाईक्यूज में जो आउट ऑफ सिलेबस के जो पीवाईक्यूज है, उन पीवाईक्यूज को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी तो हमारा क्या हो रहा है, जो पेपर हम ले रहे हैं, वो पेपर आपके एग्जाम के फियरनेस को खत्म करने के लिए है, ना कि आपका डिटेल डिस्कशन चल रहा है। अभी तो केवल मैं क्वेश्चन दे रहा हूं ना, वो आपको केवल प्रैक्टिस के लिए मिल रहा है, ओनली फॉर प्रैक्टिस। उसमें लिखा हुआ है ना कि प्रैक्टिस करनी है, तभी वो आप वीडियो देखिए, ठीक है, और बाकी के मत देखिए। उसके बाद उस उन्हीं जो क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, बहुत अच्छे से एक एक क्वेश्चन करके बहुत डिटेल में हम देखेंगे, जिससे आपका क्लियर हो जाएगा। अब दिक्कत क्या आ रही है, कुछ लोगों ने पूछा था कि सर हम आपकी वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, उसके बाद जो पीडीएफ है, वो पीडीएफ आपके पढ़ रहे हैं, क्या इसके बाद भी एनसीईआरटी को पढ़ना है हमें? तो मैं कह रहा हूं एनसीईआरटी को पढ़ना है। क्यों एनसीईआरटी को पढ़ना है? क्योंकि अगर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ेंगे, तो आपके जो केस स्टडी बेस्ड पीवाईक्यूज है, जो पेडागोजी के क्वेश्चन है, वो पेडागोजी के क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे। और बहुत सी चीजें होती हैं, जैसे आपको क्या है, एक मैप दिया है, उस मैप में आपका कोई एक चित्र है, मतलब जो चित्र मैं बता रहा हूं, वो चित्र दिया होता है। उस चित्र को अगर आप देखेंगे, तो उससे क्या होता है, आपके दिमाग में एक खाका बन जाता है कि हाँ 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 हाँ, ये चित्र दिया हुआ है। अब जैसे लोकतंत्र का एक चित्र है, जिसमें लोकतंत्र लिखा हुआ है, और किसमें है, एक जो आर्मी वाला व्यक्ति है, वो आर्मी वाला व्यक्ति बंदूक लेके खड़ा हुआ है, लोकतंत्र उसके अंदर है। अब आप समझ पा रहे हैं कि तानाशाही क्या है, वहां पर जो सैनिक विद्रोह है, वो किस तरह से काम करता है, और सैन्य शासन कैसे लग जाता है। अगर आप देखेंगे पाकिस्तान में जो हाल हुआ था, तो लोकतंत्र अब सैनिक के अंदर पहुंच गया, और वो बंदूक दिखा रहा है, तो लोकतंत्र को किस तरह से दबाया जाता है। तो इस तरह के चित्र भी अगर आप देखेंगे, तो आपके दिमाग में एक इमेज बनती है। ठीक है, समझ में आया ना कि क्यों आपको पढ़नी है, इसलिए आपको पढ़नी है। अब कोई भी दिक्कत हो तो फिर से आप पूछिए कि आपको डिटेल में, सिलेबस ही नहीं समझ में आ रहा है सर, तो सिलेबस की बनाइए भैया, तो मैं सिलेबस की बना दूंगा। समझ में आया सिलेबस के बारे में? पार्ट ए और पार्ट बी को हमने अलग से डिस्कस कर लिया। अब बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट की। टाइम मैनेजमेंट आपका दो तरीके का होता है। एक तो टाइम मैनेजमेंट है कि आपको दिक्कत आ रही है कि एग्जाम से पहले हमारा ये एग्जाम की डेट डिसाइड नहीं है, तो फिर हम टाइम को मैनेज कैसे करें, किस तरह से करें। तो मैंने आपको बता दिया कि अभी आप जनवरी से लेके मार्च तक, ठीक है, अपना बना लीजिए, जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने 90 दिन
ठीक है। अगर आप 90 दिन लेकर चलेंगे तो 90 दिन में आपको सिलेबस खत्म करना है पूरा, जिसमें आपकी पॉलिटी खत्म हो चुकी होगी, इकोनॉमिक्स खत्म हो चुकी होगी। ये मैंने बता दिया। कुछ लोग हैं जो पीछे रह गए होंगे, वैसे तो हमने 10 मार्च तक का बनाया था ना, लेकिन कुछ लोग पीछे रह गए होंगे तो 20 दिन का हम एड ऑन कर सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। 31 मार्च तक हमारा एग्जाम नहीं होगा, तो 90 दिन का आपने बना लिया। अब इस 90 दिन में आप क्या करिए, बहुत अच्छे से तैयारी करते रहिए कि मार्च तक का आपका डिसाइड है कि मार्च तक एग्जाम नहीं होगा। तो पहला तो ये क्लियर हो गया। दूसरा है, आपको 2 घंटे में एग्जाम के टाइम, अब एग्जाम टाइम पर क्या करना है, तो 2 घंटे में आपको 2 घंटे में करने हैं 200 क्वेश्चन। 200 क्वेश्चन हुआ करेंगे। तो अब दिक्कत आ रही है आपको कि भाई 2 घंटे में 200 क्वेश्चन कैसे करें, हम समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरह से होता है। पहले तो अगर आप जीएस का पोर्शन लेके चले, ठीक है, जीएस में आपके कितने क्वेश्चन आएंगे, 20 क्वेश्चन आएंगे। दूसरा आप हिंदी का लेके चले, हिंदी में 20 क्वेश्चन आएंगे। तीसरा आप इंग्लिश का लेके चले, इंग्लिश में 20 क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद हम एसएसटी का लेके चलेंगे, उसमें 90 क्वेश्चन आएंगे, और टीचिंग मेथोडोलॉजी का लेके चलेंगे, उसमें 10 क्वेश्चन आएंगे। ये सारे हम ऐड करें तो कितने बन रहे हैं, 160 क्वेश्चन बन रहे हैं। ये सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि इन क्वेश्चन को करने में आपको ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। ये मैं क्लियर बता रहा हूं आपको, इन क्वेश्चन को करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। कितना समय लगेगा आपको, 25 सेकंड। 25 सेकंड आपके लगने चाहिए एक क्वेश्चन को करने में, ठीक है। अगर आप एक क्वेश्चन को करने में 25 सेकंड लगाएंगे यहां पर, उसके बाद आपका बचा मैथ। मैथ 20 क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद रीजनिंग, तीसरा टॉपिक है रीजनिंग। रीजनिंग में भी 20 क्वेश्चन है। अब क्या करना है इसमें, 160 क्वेश्चन तो आप 25 सेकंड में लगाएंगे, तो आपका कितने बन गए, अगर 160 से 25 क्वेश्चन करिए तो कितना बन गया आपका, 160 25 तो हो गया आपका 4000 सेकंड हो गई आपकी। अगर हम इसे भी देखें 4000 सेकंड में मिनट कितनी होगी, तो 60 का भाग देके देख लीजिए आप। 60 का भाग देंगे तो लगभग आपका पड़ेगा 67 70 मिनट मान के चल रहे हैं, ठीक है। 70 मिनट में आपके हो जाने चाहिए 160 क्वेश्चन। ये आपको समझ में आया, 70 मिनट में 160 क्वेश्चन हो जाने चाहिए। लेकिन एक दिक्कत और आती है। क्या दिक्कत आती है कि अभी आपने 70 मिनट यहां तो देख लिए, इस जगह पे तो देख लिए कि 70 मिनट में इतने क्वेश्चन हो जाने चाहिए। बाकी के जो बचे आपके, कितने बचे, 50 मिनट बचे। इन 50 मिनट में मैथ और रीजनिंग के किस तरह से करें, तो मैं बता रहा हूं कि रीजनिंग को 20 क्वेश्चन करने में आपको 20 ही मिनट लगनी चाहिए, 20 मिनट से ज्यादा नहीं लगनी चाहिए। फिर बाकी की जो 30 मिनट बची वो मैथ्स को करने में लगनी चाहिए। अब किसी का मैथ्स कमजोर है तो वो क्या कर रहा है कि आप केवल 10 ही क्वेश्चन कर रहा है, तो 10 क्वेश्चन अगर कर रहा है तो उस जगह पर वो अपने टाइम को कम करे और जीएस में ज्यादा टाइम लगाए, एसएसटी में ज्यादा टाइम लगाए। लेकिन आपको टाइम हमेशा बचाते हुए चलना है, क्योंकि क्या होता है कि 20 क्वेश्चन के बाद आपका बंद हो जाता है। तो आपको याद रखना है कि आपको एक ही सेगमेंट में ज्यादा टाइम नहीं लगाना है। मुश्किल से आपके एक सेगमेंट में 8 से 10 मिनट लगनी चाहिए, 8 से 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगनी चाहिए 20 क्वेश्चन करने में। समझ में आया? तो इस तरह से आप लेकर चलेंगे, टाइम मैनेजमेंट इस तरह से करेंगे। अब टाइम मैनेजमेंट में दिक्कत क्या आ रही है कि हमने कह तो दिया कि मैथ को 30 मिनट में आप करिए, लेकिन हमारा मैथ 30 मिनट में हो ही नहीं पा रहा, तो किनका हो जाएगा? मैं आपको बता रहा हूं कि इसके लिए क्या क्या चीजें करनी चाहिए। पहला पॉइंट है इसमें प्रैक्टिस, ठीक है। प्रैक्टिस आप जितनी ज्यादा करेंगे उतना ही आपका टाइम ड्यूरेशन कम होता जाएगा। अब प्रैक्टिस भी दो तरीके से होती है। एक तो हमारा होता है, हमने क्या किया, मैं पार्ट बी की बात कर रहा हूं, पार्ट ए की अभी नहीं करूंगा, पार्ट बी की करूंगा, ठीक है। एसएसटी की बात कर रहा हूं। एसएसटी में क्या हो रहा है कि हमने करना शुरू किए क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें हमारे पास पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है और हमारा हिस्ट्री है। अब हमने क्या किया, पॉलिटी को हमने पढ़ना शुरू किया और केवल पॉलिटी के क्वेश्चंस लगाना शुरू किए। सेगमेंट टॉपिक वाइज हमने लगाना शुरू किए, तो हमारे साथ क्या होगा, ये क्वेश्चन सही होने की संभावना ज्यादा होगी, ठीक है। इकोनॉमिक्स का सेम किया हमने, इकोनॉमिक्स के हमने क्वेश्चंस लगाए तो क्वेश्चन सही होने की संभावना ज्यादा होगी। इसी तरीके से ज्योग्राफी का लगाया, तो एक तरह से तो प्रैक्टिस ये होगी कि पॉलिटी की आपने पढ़ाई की और पॉलिटी के सारे क्वेश्चंस लगाए तो आपके क्वेश्चन सही हुए। लेकिन जब आप मिक्स करके क्वेश्चन लगाएंगे, जैसे कि आपके एग्जाम में आते हैं कि एक पॉलिटी का आ गया, फिर इकोनॉमिक्स का आ गया, फिर ज्योग्राफी का आ गया, फिर हिस्ट्री का आ गया, फिर
इकोनॉमिक्स का आ गया, फिर पॉलिटी का आ गया, फिर हिस्ट्री का आ गया, ज्योग्राफी का आ गया, इस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो उसमें क्वेश्चन गलत होने की संभावना ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि हमारा माइंड डिस्ट्रैक्ट करता है, एक तरह से हमारा माइंड चलने लगता है, तो हमें ये याद आने लगता है कि हमने पॉलिटी पढ़ी थी, उस पॉलिटी में हमारी बुक में इस जगह पर ये आंसर लिखा हुआ था। अगला क्वेश्चन फिर हमारा पॉलिटी, तो हमारा पॉलिटी की बुक नहीं चेंज हुई, अपने आप ही अरे ये आगे वाले पेज पे ये आंसर लिखा हुआ था। इस तरह का होता है ना, इसी तरीके से इकोनॉमिक्स में होता है, इसी तरीके से ज्योग्राफी में होता है। लेकिन अगर हम सब्जेक्ट को बदल बदल के करते हैं तो हमारे साथ दिक्कत आती है। तो हमें प्रैक्टिस दोनों तरीके से करनी है, पहले पॉलिटी के सेगमेंट भी लगाने हैं और फिर उसके बाद मिक्स क्वेश्चन भी लगाने हैं। तो ये तो हो गया आपका एसएसटी का, मतलब एक तरीका, दो तरीके से जो प्रैक्टिस करनी है वो। ठीक है, अब दो तरीके की प्रैक्टिस में कैसे हम कर सकते हैं? एक तो हम ये कर सकते हैं कि हमने क्वेश्चंस लिए, 100 क्वेश्चन हमने लिए, 100 क्वेश्चन हमने करने हैं कि हमने ये 60 मिनट में 100 क्वेश्चन हमें करने हैं। तो इस तरीके से भी मत करिए। इस तरीके से अगर आप करेंगे तो अभी दिक्कत आएगी। आपको दूसरे तरीके का जो प्रैक्टिस है वो पूरा 2 घंटे में 200 क्वेश्चन और सेम पैटर्न, जैसा पैटर्न होता है एग्जाम में वैसे ही सॉल्व करना है, तब ही आपकी प्रैक्टिस सही होगी। तो उसके लिए 2 घंटे आप लगाइए और करिए। अब जो मैंने पेपर देता हूं, ठीक है, आपने कितने लोग हैं जो आप उस पेपर को दे रहे हैं? जो मैंने बताया ना एग्जाम वाला जो चल रहा है, ओनली फॉर प्रैक्टिस वाला चल रहा है, कितने लोग हैं जो प्रैक्टिस कर रहे हैं? टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम कैसे आ रही है मैं बता रहा हूं कि इतने लोग हैं जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनमें से मैं बता रहा हूं 31 लोग हैं, 31 लोग हैं जिन्होंने 5 पेपर दिए हैं। 31 लोग हैं जो 5 पेपर देके बैठे हुए हैं। आपकी वैकेंसी कितनी है मैं आपको बता रहा हूं, 91 वैकेंसी है। ठीक है, 31 लोग आपको यही मिल गए जो आपके लगातार सारे पेपर दे रहे हैं, और बाकी के जो लोग हैं, इतने लोग हमसे जुड़े हुए हैं जो अभी तक पेपर भी नहीं दे रहे हैं। वो क्या सोच रहे हैं? 2 महीने बाद हम पेपर देंगे। जब 2 महीने बाद आप पेपर देंगे उससे पहले पढ़ लेते हैं, चलो पढ़ लेते हैं, चलो क्वेश्चंस कर लेते हैं, चलो कुछ और कर लेते हैं, हम करंट अफेयर पढ़ लेते हैं, जीएस पढ़ लेते हैं। आप पेपर नहीं लगाएंगे तो टाइम मैनेजमेंट आपके पास नहीं होगा, टाइम का कमी आपको दिखाई देगी और आपका पेपर छूटेगा। ये मैं बता रहा हूं। प्रैक्टिस क्यों कर रहे हैं हम? प्रैक्टिस इसीलिए कर रहे हैं कि हम टाइम के अकॉर्डिंग एग्जाम में बैठने का तरीका देख लें और दिक्कत ना आए हमें एग्जाम में। दिक्कत क्या आती है ये भी मैं बता रहा हूं। पेपर करते पे मैं बता रहा हूं एक चीज कि क्या होता है, आप देखना, आज ही देखना, जितने लोगों ने पेपर लगाए हैं, अब पेपर नहीं लगाया तो कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है ना, आप लोग कितना भी कोशिश करिए कि आपको, फिर आप पेड कोर्स ही ले लीजिए। मैं आपको बता रहा हूं कि आप पेड कोर्स ले लीजिए तभी आपका सिलेक्शन होगा। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, वीडियोस नहीं देख रहे हैं, तो आप पेड कोर्स ले लीजिए, क्योंकि वहां पर आपके एक बार पैसे चले जाते हैं ना तो आपको थोड़ा सा सही रहता है। जो पेपर दे रहे हैं उनको मैं बता रहा हूं कि आपने एक पेपर दिया होगा, ठीक है, एक पेपर दिया और आपने यहां पर क्वेश्चंस किए, जितने क्वेश्चन हैं 20 क्वेश्चन होंगे आपके इस वाली लाइन में। ठीक है, 20 क्वेश्चन इस वाली लाइन में होंगे, 20 क्वेश्चन इस वाली लाइन में। अब देखना आप कि शुरू में केवल एसएसटी की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, एसएसटी का पेपर आप मैच करना, क्योंकि उसमें ये वाला पॉइंट नहीं काम करता है। मैं एसएसटी का बता रहा हूं। आपने क्वेश्चंस किए, ठीक है, एक ही बार आपने क्वेश्चन देखे, आपने देखा कि जो 20 क्वेश्चन हमने किए, इस 20 क्वेश्चन में लगभग 15 क्वेश्चन सही हुए। ठीक है, उसके बाद हमने अगले 20 क्वेश्चन किए, उसमें हमारे 14 क्वेश्चन सही हुए। उसके बाद हमने 20 क्वेश्चन किए, इसमें हमारे 12 क्वेश्चन सही हुए। उसके बाद 20 क्वेश्चन किए, इसमें हमारे 10 क्वेश्चन ही सही हुए। ठीक है, कुछ लोगों के साथ ये प्रॉब्लम आ रही होगी। अब उस पेपर को आपने बंद कर दिया, ठीक है, एक पेपर लगाया। अभी अगर आपने नहीं ये वाला फॉर्मूला अपनाया है तो आप एक बार और अपना के देखना, अगला पेपर जो होगा आपका संडे को, उसमें आप करके देखना ये जरूर। ठीक है, केवल 20 या फिर मैं एक 100 क्वेश्चन का केवल जीएस का दूंगा, आप करके देखना ये चीज। उसके बाद बिल्कुल पढ़ाई मत करना, 1 घंटे का रिलैक्स करके आना, बिल्कुल शुद्ध गप लगा के आना, घर पे जाना, नीचे जाना, बात करना, फोन पे बात करना, अपने फ्रेंड से बात करना, बाहर घूम के आना, खाना पीना खाना, फिर से ये सारे क्वेश्चंस एक बार रीड करना। अब जो क्वेश्चंस गलत हुए होंगे, अभी तक आपके 100 में से, मैं बता रहा हूं 100 में से आपके, मान लीजिए कि 60 क्वेश्चन आपके सही हो गए। ठीक है, 60 क्वेश्चन आपके सही हो गए। अब जो 40 क्वेश्चन गलत हुए, इन 40 क्वेश्चन को आप दोबारा देखना कि जो क्वेश्चन गलत हो गए ना, उन क्वेश्चन को आप दोबारा देखना कि कौन कौन से क्वेश्चन गलत हुए हैं। 1 घंटे बाद, 1 घंटे बाद देखना, पढ़ना मत, बिल्कुल कहीं से भी मत पढ़ना, ना सोर्स देखना, कुछ भी मत करना, केवल वो 40 क्वेश्चन 1 घंटे बाद फिर से लगाना, आपके 10 क्वेश्चन फिर से सही हो जाएंगे। अब भाई ये 10 क्वेश्चन कैसे सही हो गए? ये 10 क्वेश्चन सही हो गए क्योंकि आपका माइंड स्टक कर गया था एग्जाम देते समय। क्यों स्टक कर गया था? क्योंकि आपको प्रैक्टिस नहीं थी क्वेश्चन करते समय, और आपका दिमाग चलता रहता। तो एक पता है ना कि आपका दिमाग, साइकोलॉजिकल जो थ्योरी होती है जो कहती है कि आपका दिमाग 12 से 15 मिनट तक एक्टिव रहता है, बहुत एक्टिव रहता है, फिर उसके बाद बंद हो जाता है। उसके बाद भी अगर आप उस पर प्रेशरली काम करते रहे तो आपका दिमाग धीरे काम करेगा।
इसलिए कहते हैं कि 15 से 20 मिनट के बाद हमें क्या करना चाहिए, हल्का सा गैप लेना चाहिए जिसमें हम पानी पी सकते हैं, इधर उधर देख सकते हैं और उसके बाद हमारा माइंड फ्रेश हो जाएगा। वही मुश्किल से 30 सेकंड का टाइम मिलता है, 30 सेकंड में ही आपका दिमाग फिर से फ्रेश हो जाएगा, फिर से आप काम सही तरीके से कर सकते हैं। तो ये जरूर करके देखना, इससे आपके 10 क्वेश्चन आपके एग्जाम में ही बढ़ जाएंगे। अब क्या वहां पर ही ये बढ़ेंगे? जो मैंने 3 चीजें बताई आपको, पहली तो ये बताई, ये वाला मैंने पहला बताया कि आपको इस तरह से करना है, ये वाली प्रैक्टिस कि इस तरह से 160 जो क्वेश्चन है वो 25 सेकंड में एक क्वेश्चन हो जाना चाहिए आपका, मतलब 70 मिनट में आपके लगभग क्वेश्चन हो जाने चाहिए 160 क्वेश्चन। फिर मैथ्स का 30 मिनट में हो जाना चाहिए। अब पेपर देने गए, आप पेपर की डेट आ गई, पेपर देने गए, उसमें आप लगा रहे हैं गणित कि हम ये करेंगे ये करेंगे, भाई वहां पर 1 सेकंड का भी टाइम नहीं है आपके पास, तो सेकंड भर भी अगर आपने खराब कर दी तो आपके काम नहीं हो पाएंगे। दूसरा मैंने बताया कि आप पेपर सेगमेंट वाइज कर रहे हैं, तो ये प्रैक्टिस जो होगी वो प्रैक्टिस आप घर पे करेंगे कि एग्जाम में करेंगे? एग्जाम में तो आपको क्वेश्चन ही सब मिक्स होके आएंगे, तो आपकी प्रैक्टिस यहां नहीं हो पाएगी। तीसरा जो मैंने ये वाला बताया कि आपका माइंड स्टक कर गया, अब आपने प्रैक्टिस नहीं की 20 मिनट के बाद गैप लेने की, तो दिक्कत आएगी आपकी एग्जाम में। फिर आप सोचेंगे 20 मिनट बाद गैप लेना है, 20 मिनट बाद गैप लेना है, आप एग्जाम में गलती कर देंगे। ठीक है, एक हमारा दिमाग होगा अपने आप ही, घर पे जब हम इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे, पेपर इतने लगा लेंगे कि आपको एग्जाम में दिक्कत ना आए, तो आपको वहां पर अपने आप ही दिमाग चलेगा कि 20 मिनट बाद अपने आप गैप लेना, आपको टाइम देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, टाइम बिल्कुल देखेंगे ही नहीं। आपको पता होगा कि अब 1 घंटा हो गया होगा। ठीक है, जब आप क्वेश्चन लगाते हैं तो आपको पता चल जाता है। तो इस वजह से मैं कह रहा हूं कि ये प्रैक्टिस आपकी घर पे ही होनी चाहिए, और घर से ही आप क्या कर सकते हैं, अपने 10 नंबर को बढ़ा सकते हैं, जो आपके 100 में से बहुत ज्यादा प्रभाव डालेंगे। समझ में आया कि किस तरह से बढ़ाने हैं? तो आपका ये एक ट्रिक भी बता दी मैंने, एक टिप्स भी दे दी है कि एग्जाम में कैसे मार्क्स बढ़ाएं। तो ये वाली एक ट्रिक है जो आप यूज करके देखना, अगले पेपर में ही यूज करके देखना कि क्या मैंने सही कहा। अगर मैंने सही नहीं कहा हो तो फिर मुझे बताना कि मैंने सही नहीं कहा, कि मेरे नंबर नहीं बढ़े, मैंने 40 क्वेश्चन गलत किए थे और वो 40 क्वेश्चन फिर से गलत है। ठीक है, ये करके देखना। अब समझ में आया ये वाला एक ट्रिक अपनाना और फिर बाकी बात देखना। तो ये हो गए हमारे 4 जो क्वेश्चन थे, मेजर जो टॉपिक थे जिनका हमें समझ में नहीं आ रहा था कि हमें क्या करना चाहिए। उसके साथ साथ आपने ज्योग्राफी के भी कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं, वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगा कि ज्योग्राफी का किस तरह से करना है। अब देखिए, जो कुछ चीजें हैं जैसे मैथ्स में प्रॉब्लम आ रही है, रीजनिंग में प्रॉब्लम आ रही है, तो उसकी क्लासेस हम स्टार्ट करेंगे और उन क्लासेस पे भी काम करेंगे, जिससे आराम से आपका सब कुछ हो सके। आज की वीडियो में अगर आपको लगता है कि मैंने थोड़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो दी है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि देखिए YouTube की रीच बढ़ेगी तो थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। क्योंकि मैं जो काम कर रहा हूं बिल्कुल फ्री में काम कर रहा हूं, तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि मैं बिल्कुल फ्री में, मैं संत नहीं हूं। ठीक है, मैं YouTube को एक सोर्स की तरह लेके चल रहा हूं कि मुझे YouTube पे काम करना है। अब मैं पेड कोर्स नहीं दूंगा, तो ये तो मैंने सोच लिया है पेड कोर्स नहीं दूंगा मैं, लेकिन फिर भी YouTube से तो अर्निंग मेरी होनी चाहिए ना। तो थोड़ा शेयर कीजिए लोगों के साथ, लोगों को बताइए कि वीडियोस चल रही हैं, अच्छी चल रही हैं। आपको कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। आप हमारा ये भी नहीं है कि वन वे कम्युनिकेशन हो कि मैं आपको बता के जा रहा हूं, आपने क्वेश्चन पूछना ही नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं यहां बता रहा हूं आपको कि क्वेश्चन पूछिए। आप जितने भी क्वेश्चन, जिस तरह से जैसे मैं बता रहा हूं, एक क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा मुझे कि एक बच्चे ने पूछा कि सर, जो आपने पालमपुर की कहानी में एक पाई चार्ट आया है जो कृषि के बारे में है, ठीक है, तो कृषि का ये बताइए कि क्षेत्रकों का जो वितरण है, वो वितरण आप दोबारा एक्सप्लेन कर दीजिए। बहुत अच्छा लगा मुझे, मैं सच बता रहा हूं, बहुत अच्छा लगा मुझे कि कोई बच्चा है जो सच में इतनी मेहनत करके वीडियो देख रहा है और उसे डाउट है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, एक बात क्लियर है, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके पास डाउट होगा, और अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं आपके पास डाउट नहीं है, तो 2 पॉइंट हो सकते हैं। या तो आप बहुत बड़े ज्ञाता हैं कि आपको सब कुछ समझ में आ रहा है, या फिर आप डर रहे हैं कि अगर हमारी बेइज्जती हो जाएगी, कि 100-150 जो लोग हैं उन लोगों के सामने हमारी बेइज्जती हो जाएगी अगर हमने इतना छोटा क्वेश्चन पूछ लिया, तो कहीं ये ना सोचें अरे ये तो इतना बेवकूफ है। भाई इस चीज से मत डरो, अभी मत डरो। एग्जाम जब हो जाएगा उसके बाद आपका अगर पीडीएफ में नाम हुआ ना, तो वही जो लोग हैं वो आपको कांग्रेचुलेशन के मैसेज भेजेंगे कि कांग्रेचुलेशन भाई आपका हो गया। ठीक है, अभी आप कितना भी ये चीज सोच के बैठिए कि हमें नहीं क्वेश्चन पूछना है, क्वेश्चन आप जब तक नहीं पूछेंगे तब तक आपकी क्लियरिटी नहीं आएगी। आपको क्या चाहिए? आपको पीडीएफ में नाम चाहिए, या फिर उस ग्रुप में आपको इज्जत चाहिए? इज्जत चाहिए तो फिर भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरा इसमें कोई भी हाथ नहीं है भाई, मैं इज्जत नहीं दिला सकता, मैं खुद ही नहीं ले सकता। मेरा काम है आपको पढ़ाना, आपका काम है पढ़ना और क्वेश्चन पूछना। अगर आप क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं तो फिर कोई मतलब ही नहीं है ग्रुप में ज्वाइन होने का भी। क्लियर बता रहा हूं मैं कि ग्रुप में ज्वाइन भी बंद हुई है फिर तो आप।
क्योंकि आपको यूट्यूब पे मिल ही रही हैं क्लासेस, आपको डायरेक्ट जो भी सोर्स है वो वहां पर फॉलो कर ही पा रहे हैं, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो अगर आप डिस्कशन ग्रुप में शामिल होते हैं, आप क्वेश्चंस नहीं पूछ रहे हैं, तो फिर कोई मतलब नहीं है, उस ग्रुप को लीव करिए। ठीक है, तो अगर आपको क्वेश्चन है तो जरूर पूछिए। मेरा बस काम यहाँ पर ये है कि मैं आपको बता रहा हूं ना, आपके जितने भी पॉइंट है वो क्लियर करूंगा। अब जब भी मैं इकोनॉमिक्स की क्लास लूंगा उसमें ये वाला क्वेश्चन क्लियर कराऊंगा। ठीक है, तब आप फिर से देखना कि क्या ही इसमें अलग अलग बातें थी जो हमें शेयर करनी थी। तो लेक्चर में बस इतना ही रखना है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।